हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैजी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं और उनकी मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल में मतलब ब्रीफली जो है ना सबका इंट्रोडक्शन कराया था कि इस सेंटेंस को ये कहा जाता है, इस सेंटेंस को ये कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बनती है और कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, ये हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, तो आज हम बात करेंगे कि वर्ड्स को मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ मीनिंगफुल, यही चीज मैंने बताया था, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ व्हाट, लेटर्स, है ना। लेटर्स का मीनिंगफुल अगर यूनिट आए, कोई ग्रुप्स आ जाए या फिर यूनिट्स आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं या फिर वर्ड भी कहते हैं, जो भी आपको मन करे वो कह दीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही यूनिट जो होती है ना, ये यूनिट का मतलब होता है ग्रुप। अच्छा, मैंने मान लीजिए कि ये मैंने कहा कि जैसे हमारे पास होता है क्या, ये यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि भाषा के भाग, यानी कि अलग अलग जो हम वर्ड लिखते हैं, अलग अलग जो हम सेंटेंस लिखते हैं, उसका क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। भाषा के भाग की अगर बात करें तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, डिवाइडेड इनटू अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं तो कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, आर कर दीजिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, ठीक है, इसका डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस दे डू। ठीक है, यानी कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको उनके सेंटेंस में फंक्शन के हिसाब से 8 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में बांटा जाए, 8 भागों। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। तो इसी 8 भागों को हम क्या कहते हैं, इसमें से प्रत्येक जो 8 भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम गाड़ी वाड़ी जाती रहती है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, इसमें तो पहला जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो है हमारे पास, और हमारे पास क्या, नाउन, NOUN, नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्या,
प्रोनाउन है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है हमारे पास वो है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और जो चौथा नंबर है हमारे पास वो है क्या, वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा नंबर है हमारे पास वो है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, ओके, एडवर्ब। उसके बाद 6 नंबर जो हमारे पास तो ये हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास सबसे पहले होता है क्या, नाउन होती है, नाउन के बाद होती है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद बोलेंगे एडजेक्टिव। इसमें देख रहे हैं ए और जे के बीच में जो डी है इसको साइलेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ वर्ब, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है। फिर हमारे पास है एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, नेक्स्ट क्या हमारे पास, इंटरजेक्शन है, ठीक है। चलिए अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या होती है, नाउन सबसे पहले हमको कहते हैं नेमिंग वर्ड को। बचपन से ही हम समझ में आया कि ये क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो अगर कहीं से नाउन कहेंगे, ठीक है, ख्याल रखते हैं बचपन वाली चीज़ों को ही ध्यान करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है क्या, रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस द नाउन, रिप्लेस द नाउन, है ना। यानी कि ये क्या कर देता है, नाउन को रिप्लेस अगर कर देता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफाई, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाइड करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास होता है क्या, जो हमें एक्शन, स्टेट या पोजीशन बताता है। एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन को बताता है, इसी को हम कहते हैं। तो ये जो वर्ब है किसके एक्शन को बताएगा, नाउन के एक्शन को बताएगा, है ना, ठीक है। किसके स्टेट को बताएगा, नाउन के स्टेट को बताएगा, है ना। नेक्स्ट इज एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीजों को जो क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। रिलेशन करता है, रिलेट नाउन एंड प्रोनाउन, रिलेट, रिलेट नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को जो रिलेट करता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, ये हो गया ज्वाइनिंग वर्ड, क्या हो गया, ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, है ना। यानी नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन को ये जोड़ने का काम करती है, क्या करती है। और ये हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरजेक्शन का जैसे मतलब हो गया क्या, कि अचानक से आपको कुछ मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अचानक से वो खबर मिल जाए। जैसे समझ लीजिए कि रात में सोए हुए हैं और आपको रात में एकदम से ऐश्वर्या राय का सपना आ गया, तब सुबह में एकदम खुश हो जाएंगे, वाह 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 भाई मौज आ गई, मौज हो गई बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर बात जो हम करते हैं तो मतलब जो जिसकी अचानक से हमें खुशी मिल जाए। मान लीजिए कहीं पे बैठे हुए हैं, अचानक से आपके पैर के नीचे में सांप आ जाए, आप देखें नहीं, अचानक से आपका नजर पड़े तो आप डर के एक बार भाग जाइएगा। तो वो जो चीज़ होती है ना, डेट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि इसको हम कहते हैं सडन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, सडन एक्सप्रेशन। यानी सडन तरीके से या तो दुख आ जाए या तो आपके अंदर खुशी आ जाए। दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर से एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज अ नाउन, सेकंड वन इज अ प्रोनाउन, थर्ड वन इज अ एडजेक्टिव एंड thereafter adverb, फिर adverb, preposition, conjunction and interjection। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सही से करिएगा,
तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। यही हमारे वर्ड्स के टाइप्स होते हैं, यानी कि इसी के कुछ फंक्शन है, जिस फंक्शन को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। अगर नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाउन जो आती है वो किसके लिए आती है? प्रोनाउन के लिए ही आती है। नाउन प्रोनाउन जो है वो किसके लिए आती है? नाउन के लिए आती है। अगर मान लीजिए कि अगर नाउन नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव का भी कोई काम नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो किसके लिए काम करता है? एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए काम करता है। अगर नाउन नहीं है तो वर्ब की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्ब किसका एक्शन स्टेट पोजीशन बताता है? नाउन का, प्रोनाउन का, है ना। एडवर्ब किसके लिए आएगा? अगर एक्शन स्टेट नहीं रहेगा, पोजीशन नहीं रहेगा तो एडवर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए प्रीपोजिशन की बात करते हैं, रिलेशन बताने का काम करते हैं, तो रिलेशन किसकी बताएगा? वो रिलेशन बताएगा किसकी? रिलेशन नाउन या प्रोनाउन की बताया जाता है ना। अगर हम मान लीजिए कंजंक्शन की, तो वो भी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। लास्ट वन इज एक्सप्रेशन भी हम नाउन प्रोनाउन से ही निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा ये है, दिस इज द हेड ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन। नाउन इतना आसान होता नहीं है जितना आसानी से हम बचपन से पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, समूह आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन एक्चुअली में वो नहीं है। नाउन जिसके बारे में, वो ठीक है, वो हमारी बचपन की जरूरत थी, दैट विल ओके, ठीक है। वहाँ क्या था? ठीक था। लेकिन अब जो है नाउन को थोड़ा सा देखिए। नाउन सबसे पहले है कि व्हाट, सबसे पहले व्हाट इज नाउन से पहले व्हाई डू वी स्टडी अबाउट नाउन? स्टडी क्यों करते हैं? सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन होगा, व्हाई डू वी स्टडी, ठीक है, स्टडी अबाउट नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं आखिरकार, ठीक है। तो अभी स्टडी अबाउट, ठीक है, नाउन। नाउन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर आपको जब मैं प्रोनाउन भी बताऊंगा तो प्रोनाउन के बारे में ही क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउन के बारे में पढ़ने की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है, ठीक है, कि नाउन जो है ना हमें क्या देता है, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए वर्ब। ये जो वर्ब है वो दो तरीके के आ सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब आते हैं और एक मेन वर्ब। कभी कभी जो है हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है और कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब से ही काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ब दो तरीके से आ सकते हैं। वर्ब कितने तरीके से आ सकते हैं? दो तरीके से आ सकते हैं। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक हमारे पास मेन वर्ब के रूप में, और लास्ट जो है हमारे पास क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देने का अगर काम करता है नाउन, ठीक है, इट गिव्स द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट को मैंने लिखी दी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंसेस, ठीक है। इन अ सेंटेंस कर दीजिए, सेंटेंसेस में करिए, इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में हमको क्या देने का काम करता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देने का काम करता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ गए? कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाता है, कभी कभी मेन वर्ब से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही होगा कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, इसको किताबी भाषा में अगर कहे तो डूअर इज कॉल्ड, ठीक है, सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा, राम इट्स मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा राम इज माई फादर, राम इज माई फादर, है ना। मान लीजिए मैंने इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। फिर मैंने लिखा रोहन प्लेज
क्रिकेट, है ना। ठीक है, देखिए सुनिए, तो हमारे पास राम क्या है, राम क्या करता है, तो राम करता है खाता है ना। राम क्या करता है, खाता है, तो डूअर मतलब करने वाला, तो करने वाला कौन है, करने वाला राम है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। और ये करता है मतलब क्या चीज करता है, तो खाता है, क्या करता है, खाता है, तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ये क्या चीज खाता था, आपको ये मैंगो खाता है ना, तो ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये भी देखिए नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, राम इज माय फादर। अब देखिए यहाँ पे राम जो है ना, एक काम कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे राम काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम जो है वो क्या है, राम है, तो यहाँ पे क्या, कि राम एक्चुअली में यहाँ पे वर्ब तो है, लेकिन वर्ब से कोई काम नहीं बता रहा है, ये स्टेट बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। तो यहाँ पे राम एक्चुअली में सब्जेक्ट तो होगी, राम क्या होगी, सब्जेक्ट तो होगी, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अकेले आने की वजह से ये मेन वर्ब है, ठीक है। जब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड ये अगर अकेले आ जाए तो ये मेन वर्ब का काम कर देती है, ठीक है। फादर अपने आप में ये नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन सुनिए, क्या ये ऑब्जेक्ट है, कहिएगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये वर्ब ने कोई काम किया, ये सब्जेक्ट ने कोई काम किया, तो ये वर्ब एक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये वर्ब एक्शन नहीं दिखा रहा, ये आपको स्टेट दिखा रहा है। तो ये इस राम का ये जो फादर है ना, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप किसको कहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है कि जब सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आए, कोई भी चीज पूरा करने के लिए आता है, मतलब कि ये काम कहाँ दिखा रहा है, देखिए सोचिए, खुद भी पढ़िए, तो क्या ये काम दिखा रहा है ना, ये इस राम को इसमें आकर के क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, है ना। तो ये सब्जेक्ट को पूरा, क्योंकि अगर हम सीधा बोलते हैं राम इज माय, तो हमारे पास कोई सेंस नहीं है, देयर इज नो सेंस हियर, ठीक है। इफ यू से राम इज माय गॉड, तो आप कहिएगा फादर, तो ये इस सब्जेक्ट को इस फादर ने क्या किया, कंप्लीट किया, ना कि एक्शन दिखाया। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा रोहन प्लेज क्रिकेट, तो रोहन अपने आप में खेलता है, तो क्या करता है, खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, है ना। राम रोहन खेलता है, तो ये रोहन खेलने का काम किया, रोहन हो गया डूअर, और ये जो भी काम कर रहा है वो खेलने का, तो ये सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट, ये इसका मेन वर्ब हो गया, और ये जो भी चीज खेल रहा है वो हो गया क्या, इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस वर्ब ने ये काम वो कर रहा है। यहाँ के लिए प्लेज कोई एक्शन है, प्लेज क्या है, एक्शन है, इसी वजह से हम इसको और ये क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, ये आपके दिमाग में घुस गया, बात समझ गए, बढ़िया से समझ गए। तो आपको हमेशा ये चीज को ध्यान रखना कि हर चीज में ऑब्जेक्ट आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो वर्ब के बाद अगर एक्शन दिखाया जाता है, वर्ब के बाद क्या दिखाया जाता है, वर्ब अगर एक्शन दिखाता है ना सब्जेक्ट के लिए वर्ब अगर एक्शन दिखाएगा तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वर्ब एक्शन नहीं दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, है ना, या फिर कोई भी ऐसा चीज दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, काम नहीं दिखाएगा, तो वो उसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया बात, समझी कि नहीं, बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ गया कि नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। चलिए इसकी जानकारी आपको मिल गई। अब देखिए हमारे पास जो आगे मान लीजिए मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए लिख दिया है, सब्जेक्ट जैसे राम, ठीक है, इज माई टीचर, ठीक है। राम की जगह पर रमन कर दीजिए, राम नहीं लिखना है। एग्जाम्पल दूसरा मैंने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। फिर मैंने तीसरा एक सेंटेंस लिखा राहुल माई फ्रेंड इज गोइंग टू लंदन,
फिर मैंने लिखा चौथा, ठीक है, माय फ्रेंड राहुल, माय फ्रेंड राहुल इज गोइंग टू लंदन, ठीक है। फिर मैंने लिखा his father Mr. Amit is a professor, प्रोफेसर, ठीक है। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके पास, मिस्टर अमित हिज फादर इज अ प्रोफेसर। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जानबूझ के ये सेंटेंस 6 लिखे ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। चलिए अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये हमारे पास एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम क्या है, टीचर है ना। तो ये एक्चुअली में ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ये इससे पहले आने वाला आर्टिकल हो गया, और ये जो भी काम करता है वो गाना गाती है, तो इस वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट राहुल माय फ्रेंड इज गोइंग टू लंदन। अभी बोलता है कि राहुल जो है, राहुल ही तो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही तो राहुल है ना। तो दोनों में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, मेन सब्जेक्ट हमारे पास राहुल है, तो ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के बारे में हमें और एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाए, जैसे मोहन मेरा भाई, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, सोहन उसका बहन, उसका भाई, ठीक है, रानी उसकी बहन, इस तरीके से, यानी सब्जेक्ट के बारे में जब हमें एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है, ठीक है, तो इसको हम बोला जाता है एट्रीब्यूट। ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट ही है। एक्चुअली में ये सब्जेक्ट के बारे में ही बोला जाता है। जनरली क्या बोला जाता है, ये सब्जेक्ट के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो ये एक्चुअली में सब्जेक्ट का ही क्या होता है, पार्ट होता है, लेकिन एक अलग नाम से जाना जाता है, एट्रीब्यूट के नाम से। अब ये हमारे पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये जहां पे भी जा रहा है, ये क्या जा रहा है, लंदन जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये प्रीपोजिशन है, क्या है, ये प्रीपोजिशन, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो दो चीज की होती है, एक हमारे पास वर्ब का होता है, एक किसका होता है, वर्ब का होता है, और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का, यानी वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर मैंने कहा माय फ्रेंड राहुल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस दोनों में, यानी माय फ्रेंड मेरा दोस्त राहुल या राहुल मेरा दोस्त में जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, राहुल। तो कभी भी मेन सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया, इस तरीके से लिखना क्या हो गया, गलत। इस तरीके से लिखना क्या होता है, गलत होता है, यानी मेन सब्जेक्ट को क्या करा जाता है, पहले लिखा जाता है। उसी तरीके से हिज फादर मिस्टर अमित ना बोल के इसको हम पहले लिखेंगे मिस्टर अमित हिज फादर, है ना। इस सेंटेंस में ये भी क्या हो गई, गलत। इसका फॉर्मेशन जो है वो गलत है। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन क्या है, गलत है। सबसे पहले आएगा मिस्टर अमित, फिर आएगा हिज फादर, और फिर यहाँ पे लिखा मिस्टर अमित हिज फादर इज अ प्रोफेसर। तो ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हुआ, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अकेले आया है, तो फिलहाल के लिए मेन वर्ब हम मान लेते हैं, और ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं दिखाया जा रहा है। क्या नहीं दिखाया जा रहा है, काम नहीं दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारे थे क्या, कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चीजों को पहचाना जाता है, ठीक है। सिर्फ राम सोहन मोहन की सब्जेक्ट की तरह नहीं आ सकता है, ठीक है। दो सब्जेक्ट जैसे मोहन एंड सोहन भी आ सकता है, सुनील एंड रमेश भी आ सकता है, एंड लगा करके, और एक ही सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देकर भी आती है। सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा जानकारी कुछ देती है तो उसको हम उस सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके से आती है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो
तो या तो किसी वर्ब की हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बी पार्ट ऑफ अ वर्ब एंड पार्ट ऑफ एन प्रीपोजिशन, ठीक है, वो प्रीपोजिशन का भी पार्ट हो सकता है। समझिए, प्रीपोजिशन हम बताएंगे जैसे इन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, ये सब जो होती है दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसी को क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में किसी भी सेंटेंस को बनाने में जो हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमें देने का काम हमें क्या करता है? नाउन ही करता है। नाउन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा काम नाउन के लिए ही होता है। सारा काम किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। और नाउन के बारे में अब हम और जानकारी आपको कर देंगे। आज मैंने कुछ एनालिसिस करके दिखाया सेंटेंसेज को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पे आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से थोड़ा नहीं बना पाया, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये जो साउंड आती है इसको भी मैं जल्द ही ठीक कर दूंगा। तो तब तक मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, अब अपनी इंग्लिश को सुधारिए, ठीक है। मैं आपको से वादा करता हूँ कि मैं आपके ग्रामर को एकदम बेस से, क्या कहते हैं, बेस से जैसे पौधे को सींचा जाता है ना, जस्ट लाइक उसी तरीके से, ठीक है, ठीक है। और मज़ा से एकदम पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। हम आपसे वादा करते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर को मतलब आपके स्कूल लेवल से लेकर के 3-4 क्लास से लेकर के एकदम हायर लेवल तक लेके चले जाएंगे और आपके ग्रामर को एकदम बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग भी अगर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक बटन को दबाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए डेजी इंग्लिश क्लास को, तभी हमें मोटिवेशन मिले। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो को देखिएगा तो ग्रामर का एक एक चीज़, इंग्लिश की एक एक चीज़ों को मैं आपको सिखा दूंगा, एक एक वर्ड का मैं डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा, ठीक है। आई प्रॉमिस टू यू, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।